नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन कवर कर रहे हैं। एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ फिर से उपस्थित हुए हैं आपके सामने, जिसका नाम है वन्य जीव प्रबंधन और वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। वन्य जीव क्या कहलाते हैं? वनों में रहने वाले जो जीव होते हैं वो वन्य जीव कहलाते हैं और उनका प्रबंधन करना, उनका संरक्षण करना इस टॉपिक के अंतर्गत आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत अच्छा और विस्तृत टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं परीक्षाओं में, तो आपको अच्छे से समझते चलना है। लिखा हुआ है, जिन जीव जंतुओं के आवास वनों में पाए जाते हैं उन्हें वन्य जीव जंतु कहते हैं। ये जीव जंतु अपने प्राकृतिक गुणों से वन के वातावरण के साथ समायोजन कर लेते हैं, यानी कि इन जीव जंतुओं में वनों में रहने के प्रति अनुकूलन पाया जाता है और वे उसी प्रकार अपने गुणों को ढाल लेते हैं जिस तरह से वन या फिर वातावरण में वो निवास करते हैं। इसमें सभी वर्गों के प्राणी आते हैं, सरीसृप, कशेरुकी, अकशेरुकी, उभयचर इत्यादि। तो वनों में जो जीव रहते हैं वो सभी प्रकार के हैं। सरीसृप यानी कि रेप्टिलिया वर्ग जो रेंगते हैं, जिसके अंतर्गत सांप आता है, छिपकली इत्यादि जीव आते हैं। इसके अलावा कशेरुकी, जिनमें कशेरुक दंड, मेरुदंड पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और अकशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। और उभयचर यानी कि जो जल और स्थल दो जगह निवास करते हैं, ऐसे जीव भी वनों में रहते हैं। तो ये सभी वन्य जीवों के अंतर्गत आते हैं। वनों में रहने वाले सभी जीव प्राकृतिक आवास के साथ आपस में भी अंतर संबंधित होकर समायोजित होते हैं। तो वनों में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो प्राकृतिक आवास के साथ आपस में अंतर संबंधित होकर समायोजित होते हैं। आगे लिखा हुआ है, वर्तमान समय में वनों में मानवीय क्रियाकलापों से उनके आवास में हस्तक्षेप हो रहा है, जिससे उनका अस्तित्व संकट में है। इसी को देखते हुए पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत वन्य जीव प्रबंधन की संकल्पना विकसित हुई। तो वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान परिदृश्य में मानव के द्वारा लगातार औद्योगिकीकरण किया जा रहा है और वनों का विनाश किया जा रहा है, जिस कारण से वनों में रहने वाले जो जीव हैं वो विचलित हो रहे हैं, वो विलुप्त हो रहे हैं। शिकार भी एक गंभीर समस्या है, शिकार किया जा रहा है, तो उनका अस्तित्व संकट में आ गया है। और इस कारण से ही वन्य जीव प्रबंधन और वन्य जीव संरक्षण की जो संकल्पना है वो हमारे सामने विकसित हुई है। आगे लिखा हुआ है, इनका संरक्षण किस प्रकार हो सकता है, यानी कि कुछ उपाय जिनके माध्यम से वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सकता है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो पारिस्थितिक पर्यावासों के गहन अनुसंधान द्वारा वन्य जीवन संबंधी सभी सूचनाएं इकट्ठी की जानी चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के जो डेटा हैं अनुसंधान के माध्यम से उन डेटा का कलेक्शन किया जाना चाहिए वन्य जीवों से संबंधित, कि कहाँ पर कौन सी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर पहुँचने वाली है। इसके अलावा वन्य जीवों की समस्याओं का समुचित ज्ञान होना चाहिए। तो वन में जो जीव रह रहे हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जानी चाहिए। इसके अलावा बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से हो रहे दुष्प्रभावों, उनके आवासों को बचाना चाहिए। समाप्त हो गए आवासों की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। तो प्रदूषण से जो जीवों को हानि पहुंच रही है उसके दुष्परिणामों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है और वन्य जीवों का जो आवास है उसको बचाने के लिए भी कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। आगे देखते हैं, प्राकृतिक घटनाएं भी वन्य जीवों को समाप्त कर देती हैं। यद्यपि प्राकृतिक घटनाओं को रोका तो नहीं जा सकता, फिर भी मानवीय संवेदनशीलता प्रदर्शित की जा सकती है। तो बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं जो है वनों में भी घटित होती हैं। तो इन घटनाओं को रोका तो नहीं जा सकता, फिर भी मानवीय संवेदनशीलता प्रदर्शित की जा सकती है और थोड़ा प्रोटेक्ट किया जा सकता है वन्य जीवों को। बीमार पशुओं या अपंग हुए पशुओं के अस्तित्व समाप्त होने से बचाए जा सकते हैं। शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्योंकि यह अवैध है तथा किसी वन्य जंतु का जीवन हमारे जीविकोपार्जन का आधार नहीं होना चाहिए। तो शिकार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि जो वन्य जीव होते हैं उनके जो शरीर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वो
कीमती होते हैं, बेशकीमती होते हैं और इस कारण से शिकारी उनका शिकार कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार से अवैध धंधा चलाया जा रहा है शिकारियों के द्वारा। इस पर पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए और प्रतिवर्ष शिकार से 5% वन्य जीव समाप्त हो जाते हैं। इस पर सरकार को कठोर नियमों को बनाना व लागू करना चाहिए। तो एक यहाँ पर दिया गया है कि प्रतिवर्ष 5% वन्य जीव जो हैं वो केवल शिकार की वजह से ही नष्ट हो रहे हैं, उनकी मृत्यु की जा रही है और शिकार किया जा रहा है। तो इस पर सरकार को कठोर नियम बनाना चाहिए और उन नियमों का सख्ती से पालन कराना चाहिए। वनों का प्रमाणीकरण का या सर्टिफिकेशन, तो वनों का जो प्रमाणीकरण है उसको हम समझ लेते हैं। वनों के महत्व को समझते हुए वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया। 2011 जो वर्ष था वो पूरा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। वनों के संरक्षण एवं उनके संपोषित प्रबंधन की अनिवार्यता सर्वप्रथम 1992 में रियो डी जेनेरो में संपन्न पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत अनुभव की गई और इसी अनिवार्यता से वन प्रमाणीकरण की संकल्पना का उदय हुआ। तो ये हमने कल डिस्कस किया हुआ था कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था। और कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो उस पृथ्वी सम्मेलन में भी वनों के संरक्षण और उनके प्रबंधन की अनिवार्यता की महसूस की गई और इस अनिवार्यता से वन प्रमाणीकरण की संकल्पना का उदय हुआ। प्रमाणीकरण अर्थात किसी उत्पाद, पद्धति या सेवा की किसी सर्वमान्य मानक से अनुरूपता। इस प्रकार वन प्रमाणीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र को इस बात के लिए प्रमाणित किया जाता है कि उस वन क्षेत्र का प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप संपोषित तरीकों से किया जाता है तथा प्रबंध व्यवस्था का वनों पर किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस तरह का प्रमाण पत्र किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा ही जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रमाणीकरण या सर्टिफिकेशन शब्द जो था उसका यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि ये जो प्रमाण पत्र है वन्य जीव संरक्षण का वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा ही जारी किया जाता है और उसमें जिस वन्य जीव संरक्षण की बात कही जा रही है जिस क्षेत्र की, तो उस वन क्षेत्र का प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप संपोषित तरीकों से किया जाता है और प्रबंध व्यवस्था का वनों पर किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ISO क्या है? तो ISO एक संगठन है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इस नाम की ये संस्था विश्व भर में अपनी मानक श्रृंखला ISO 14000 द्वारा वनों का प्रमाणन करती है। तो ये एक संस्था है ISO जो कि वनों का प्रमाणीकरण करती है और वन किस प्रकार का है, उसका मानक क्या है, स्टैंडर्ड लेवल क्या है, ये सब बातें इस ISO संगठन के द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं। इसके बाद एक और संस्था की यहाँ पर बात की गई है FAO जिसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है जो भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा वैश्विक वन संसाधन आकलन जिसको हम बोलते हैं GFRA के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी करता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर FAO एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वैश्विक वन संसाधनों की प्रवृत्ति तथा विगत आकलन की तुलना में परिवर्तनों को उपलब्ध कराया जाता है। GFRA 2015 के अनुसार पिछले 25 वर्षों के दौरान वैश्विक वन क्षेत्र 4.1 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 4 मिलियन हेक्टेयर रह गया है। तो ये एक चिंता की बात है। FAO जो है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की हुई है कि वैश्विक वन संसाधनों की जो प्रवृत्ति और विगत आकलन की तुलना में परिवर्तनों को उपलब्ध कराया जाता है और GFRA की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 25 वर्षों के दौरान पहले वन क्षेत्र 4.1 मिलियन हेक्टेयर में था लेकिन अब घटकर रह गया 4 मिलियन हेक्टेयर में। तो ये एक चिंता की बात है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विश्व भर में 90 से अधिक प्रमाणीकरण पद्धतियां अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर सफलतापूर्वक वन प्रमाणीकरण का कार्य
कर रही हैं। तो वनों से संबंधित जो भी डेटा दिया जाता है, जो भी प्रमाणीकरण दिया जाता है, उसके लिए पूरे विश्व में 90 से ज़्यादा संस्थाएं कार्यरत हैं जो कि इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल पर प्रमाणीकरण का कार्य कर रही हैं। कुछ प्रमाणीकरण पद्धतियां यहाँ हम देख लेते हैं जो प्रमुख हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल 1993, तो इसमें स्थापित 1993 में स्थापित इस अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था का उद्देश्य उष्णकटिबंधीय वनों का संरक्षण करना है। इसका मुख्यालय जर्मनी में है। तो फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी में है और तथा यह विश्व भर के वनों का प्रमाणीकरण करता है। इस संस्था ने भारत में तमिलनाडु की न्यू अंबाड़ी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को 644 हेक्टेयर में फैले रबर के वन क्षेत्र के लिए प्रमाणीकरण प्रदान किया है। इस संस्थान को WWF तथा FERN एवं ग्रीनपॉस का समर्थन प्राप्त है। तो प्रमाणीकरण में क्या किया जाता है कि वनों की गुणवत्ता के बारे में चिन्हित किया जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये वन क्षेत्र इस तरह का है और यहाँ पर वन्य जीवों को इस तरह से संरक्षित किया जा रहा है, या फिर अगर उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं या फिर शिकार किया जा रहा है वन्य जीवों पर, तो प्रमाणीकरण में ये बात भी उल्लेख की जाती है कि यहाँ पर शिकार बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और या फिर वनों की कटाई की जाती है। तो ये भी इंक्लूड किया जाता है कि वनों का लगातार विनाश किया जा रहा है और वृक्षारोपण नहीं हो रहा है। तो चाहे वो पॉजिटिव बातें हों चाहे नेगेटिव बातें हों, वो प्रमाणीकरण करने वाली संस्था प्रमाण पत्र में इंक्लूड करती है। ऐसी एक संस्था है फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जर्मनी में है, और इसने भारत में तमिलनाडु की न्यू अंबाड़ी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को 644 हेक्टेयर में फैले रबर के वन क्षेत्र के लिए प्रमाणीकरण प्रदान किया है। अगला, प्रोग्राम फॉर द एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। यह भी एक गैर सरकारी संगठन है जो 30 जून 1999 को पेरिस में स्थापित हुआ था। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी और यह मुख्यतः यूरोपीय देशों में वन प्रमाणन का कार्य करता है। कौन से देशों में? यूरोप महाद्वीप के देशों में। आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल फॉरेस्ट इनिशिएटिव्स, अमेरिकन फॉरेस्ट एंड पेपर एसोसिएशन द्वारा अक्टूबर 1994 में प्रारंभ किया गया। यह संगठन जनवरी 2007 से स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा है, जिसका नाम है सस्टेनेबल फॉरेस्ट इनिशिएटिव्स। अगला संगठन इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका गठन 1986 में किया गया, जो संपोषित वनीय प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास कर रहा है। यह संगठन विभिन्न देशों में फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। देखिए, यह संगठन विभिन्न देशों में फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन यानी कि जंगल का जो प्रमाणीकरण है उसके सिद्धांत की रूपरेखा, उसका खाका तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। और इसके अलावा एक और संस्था है कैनेडियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन CSA। यह एक महत्वपूर्ण प्रमाणीकरण संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? टोरंटो में है। अब वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं, एक्ट लाए गए हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण कानून उन सभी पशु पक्षियों पर लागू होता है जो पाले नहीं जा सकते हैं। इसमें पक्षी, रेंगने वाले जीव, उभयचर, थलचर आदि सभी आते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए सभी जीवों का आपस में अंतर संबंध बना रहना आवश्यक है। इसे देखते हुए सरकार ने अनेक प्रकार के नियमों या फिर विधियों का क्रियान्वयन किया हुआ है। तो वन्य जीव संरक्षण में केवल वे जीव आते हैं जो वनों में रहते हैं, जो पाले जाते हैं। उन जीवों को वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत नहीं लाया गया है और सरकार द्वारा इन जीवों के संरक्षण के लिए बहुत सारे एक्ट और नियम लाए गए हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873, तो हाथियों के संरक्षण के लिए ये एक्ट लाया गया था 1873 में। इसके अलावा ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1979, तो हाथियों के ही संरक्षण के लिए और प्रबंधन के लिए एक और एक्ट आया था 1979 में, इसका नाम है ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। इसके अलावा वाइल्ड वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1887 में लाया गया।
बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट ये 1932 में लाया गया। असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट ये 1954 में लाया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ये 1952 में आया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। वन्य जीव संरक्षण कानून 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ये 1991 में आया था। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जो कि वन लाइन फैक्ट के अंतर्गत हम समझेंगे और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में है वन्य जीव अनुसंधान संस्थान। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश में आपको पता ही है कि भारत के सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान अपने मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया है। राजस्थान काले हिरणों के पाए जाने का स्थान है। तो राजस्थान में काले हिरण पाए जाते हैं। 1992 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की गई। कब? 1992 में। थॉमेन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं। हॉर्सबर्गर आदिम वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। तो हॉर्सबर्गर जो हैं वो आदिम वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। एथनोबॉटनी आदि वनस्पतियों का अध्ययन करता है। पैलियोबॉटनी के अंतर्गत जीवाश्म वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है और मेघालय में नोकरेक जीवमंडल क्षेत्र स्थित है। भारत का प्रथम व प्रसिद्ध नीलगिरी जैवमंडल संचय क्षेत्र 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। तो ये नीलगिरी जैवमंडल जो क्षेत्र है वो दक्षिण भारत में है और दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु में है और कुछ हिस्सा इसका केरल और कर्नाटक में भी फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क स्थित है और ये शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। हिम तेंदुआ, हिम भालू और भरल प्राणियों का शीत मरुस्थलीय आवास स्थल पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो हिम तेंदुआ कहाँ पर पाए जाते हैं? बर्फीले क्षेत्रों में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं ये। और हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कुल्लू घाटी में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केवलादेव का घाना राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियाई सारस पाया जाता है। पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क को कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा जाता है। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। नाल सरोवर पक्षी विहार गुजरात में स्थित है। इसके अलावा 1985 में भरतपुर पक्षी विहार को विश्व धरोहर क्षेत्र घोषित किया गया। भरतपुर का जो पक्षी विहार है उसको विश्व धरोहर की श्रेणी में 1985 में लाया गया। विश्व का सर्वप्रथम बनने वाला राष्ट्रीय पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है जो कि अमेरिका में है, ये आपको याद रखना है। विश्व का पहला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? अमेरिका में, जिसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। कस्तूरी की खोज एल खजिका ने की थी और इलाई अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पक्षियों का प्रथम अभयारण्य स्थापित किया गया था। कहाँ पर? वेदांग थंगल में। तो पक्षियों का जो पहला अभयारण्य है वो वेदांग थंगल में स्थापित किया गया। और भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान है जो कि कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थित है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आप तक पहुंचाना आवश्यक थी। इस तरह से हमारा ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। आगे का डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।